आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो मतलब हम सबकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। हम दिन भर अपनी स्क्रीन से चिपके रहते हैं और रात तक आते आते बिल्कुल थका हुआ या चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। हाँ, और ये सच में बहुत आम बात हो गई है आजकल। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी समस्या की जड़ तक जाते हैं। हम जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर कैल न्यूपोर्ट की किताब डिजिटल मिनिमलिज्म पर चर्चा कर रहे हैं। एक बहुत ही प्रभावशाली किताब है ये। सही कहा। और इस चर्चा का मिशन बहुत ही साफ है। इस शोर शराबे वाली डिजिटल दुनिया में हम अपना फोकस यानी अपना ध्यान और अपनी मानसिक शांति वापस कैसे पाएं, क्योंकि एक ऐसा वक्त आ गया है जहां हर बीप और हर नोटिफिकेशन हमारा ध्यान खींचने की होड़ में है। ये एक बहुत ही गंभीर चुनौती बन चुकी है। मतलब तकनीक ने जिंदगी आसान बनाई है, उसमें कोई शक नहीं है, पर यह चर्चा तकनीक का विरोध करने या वापस पत्थर युग में लौटने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। न्यूपोर्ट का पूरा काम इस बात पर केंद्रित है कि लगातार जुड़े रहने की वजह से हमारी डीप वर्क यानी बिना भटके गहराई से काम करने की क्षमता खत्म होती जा रही है। जानकारी का ये लगातार बहने वाला सैलाब हमें स्मार्ट नहीं बना रहा, बल्कि हमें विचलित और बेचैन बना रहा है। यही भटकाव सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम अपनी रोजमर्रा की आदतों को ही देखें तो फोन उठाया था सिर्फ समय देखने के लिए और 45 मिनट बाद महसूस होता है कि हम किसी अनजान व्यक्ति की छुट्टियों की तस्वीरें देख रहे हैं। सही बात है, हम सबके साथ होता है ये। और पता है, हमारा पूरा मूड इस बात से तय होने लगा है कि सोशल मीडिया पर कितने नोटिफिकेशंस आए या किसी ने हमारी पोस्ट पर क्या कमेंट किया। ये जो आकर्षक लेकिन व्यर्थ की डिजिटल चीजें हैं, जिन्हें स्रोतों में बहुत ही सटीक रूप से साइबर ट्रिंकेट्स कहा गया है, इन्होंने हमारी एकाग्रता और हमारे समय को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। इन साइबर ट्रिंकेट्स के पीछे दरअसल एक बहुत बड़ी और ताकतवर अटेंशन इकोनॉमी काम कर रही है। अगर हम इसके पीछे का मनोविज्ञान समझे तो सोशल मीडिया एप्स को जानबूझकर कसीनो की स्लॉट मशीन्स की तरह डिजाइन किया गया है। स्लॉट मशीन्स की तरह? यानी हम लगातार उसमें खिंचते चले जाते हैं। एग्जैक्टली। हर बार जब स्क्रीन को रिफ्रेश किया जाता है तो दिमाग को डोपामिन का एक छोटा सा हिट मिलता है। हमें नहीं पता होता कि अगली पोस्ट कोई मजेदार वीडियो होगी या कोई बुरी खबर, और यही अनिश्चितता हमें बार बार स्क्रीन की तरफ खींचती है। ये कोई संयोग नहीं है कि लोग इसकी लत का शिकार हो रहे हैं। ये अरबों डॉलर की कंपनियों का एक सोचा समझा बिजनेस मॉडल है। और इसी बिजनेस मॉडल को तोड़ने और अपना नियंत्रण वापस लेने के लिए स्रोतों में डिजिटल मिनिमलिज्म का दर्शन पेश किया गया है। ये सिर्फ दिन में 1 घंटा स्क्रीन टाइम कम करने का कोई मामूली टोटका नहीं है। हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। ये तकनीक का इरादतन यानी इंटेंशनली उपयोग करने का एक पूरा जीवन दर्शन है। इसका मूल विचार ये है कि तकनीक हमारे जीवन पर राज नहीं करेगी, बल्कि तकनीक केवल हमारे उन लक्ष्यों का समर्थन करेगी जो हमारे लिए सच में मायने रखते हैं। न्यूपोर्ट ने इसके 3 बहुत ही मजबूत सिद्धांत दिए हैं। हाँ, और वो तीनों सिद्धांत बहुत प्रैक्टिकल हैं। मैं पहले सिद्धांत की बात करती हूँ। पहला है अव्यवस्था भारी पड़ती है, यानी क्लटर इज कॉस्टली। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे फोन में मौजूद दर्जनों एप्स, न्यूज़लेटर्स और नोटिफिकेशंस सिर्फ स्टोरेज नहीं घेर रहे हैं, वो हमारी मानसिक ऊर्जा, हमारे निर्णय लेने की क्षमता और हमारे समय की बहुत बड़ी कीमत वसूल रहे हैं। मानसिक थकान का ये सबसे बड़ा कारण है। जब एक इंसान का दिमाग बैकग्राउंड में लगातार ये प्रोसेस कर रहा हो कि उसे अभी 5 ईमेल के जवाब देने हैं और 3 ग्रुप चैट्स में क्या चल रहा है, तो वो वर्तमान में कभी पूरी तरह मौजूद नहीं रह सकता। सही कहा। ध्यान तो हमेशा वहीं अटका रहता है। और जब हम इस अव्यवस्था को साफ करने की सोचते हैं तो न्यूपोर्ट का दूसरा सिद्धांत सामने आता है। अनुकूलन जरूरी है, यानी ऑप्टिमाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। इसका अर्थ यह है कि केवल ये तय करना काफी नहीं है कि हम किस टूल का उपयोग करेंगे, बल्कि ये तय करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम उसका उपयोग कैसे करेंगे। कैसे करेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका एक उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे दुनिया भर की खबरें जानना महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन हर घंटे न्यूज ऐप पर ब्रेकिंग न्यूज का अलर्ट देखना जरूरी नहीं है। दिन में सिर्फ एक बार किसी अच्छी वेबसाइट पर जाके मुख्य खबरें पढ़ना भी वही काम करता है, लेकिन बिना उस लगातार होने वाले भटकाव के। तकनीक का इस्तेमाल किस नियम के तहत हो रहा है, ये बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है।
समझ गए। और जब हम इस तरह से अपने डिजिटल जीवन को अपने नियमों के हिसाब से डिजाइन करते हैं तो तीसरा सिद्धांत अपने आप लागू हो जाता है। इरादतन होना संतोषजनक है, यानी इंटेंशनैलिटी इज सैटिस्फाइंग। बिल्कुल, वही सबसे बड़ा इनाम है। जब हम सोच समझकर किसी ऐप को इग्नोर करते हैं या अपनी शर्तों पर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो जो स्वायत्तता या ऑटोनॉमी और कंट्रोल की भावना मिलती है वो किसी भी वायरल पोस्ट के लाइक से कहीं ज्यादा गहरी खुशी देती है। इंसान को अपने फैसलों और अपने समय का कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए होता है, किसी सिलिकॉन वैली के एल्गोरिदम के हाथ में नहीं। स्वायत्तता हासिल करने का ये विचार सुनने में जितना आकर्षक और तार्किक लगता है, इसे असल जिंदगी में उतारना उतना ही मुश्किल साबित होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वो धीरे धीरे अपना स्क्रीन टाइम कम कर लेंगे। हाँ, आजकल सब यही ट्राई करते हैं, आज 2 घंटे, कल 1 घंटा, या फिर वीकेंड पर फोन बंद रखेंगे। लेकिन स्रोतों में बहुत स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि ये धीरे धीरे वाला तरीका बिल्कुल काम नहीं करता, क्योंकि जैसा कि हमने पहले बात की, ये एक मनोवैज्ञानिक और रासायनिक लत है, एक केमिकल एडिक्शन की तरह। एग्जैक्टली। अगर कोई व्यक्ति किसी मीठे या जंक फूड का आदी है तो उसे ये कहना कि वो आज से सिर्फ एक ही कुकी खाएगा कभी सफल नहीं होता। तलब वापस आती है और व्यक्ति फिर से उसी चक्र में फंस जाता है। इसीलिए न्यूपोर्ट ने 30 दिन के डिजिटल डीक्लटर की वकालत की है। ये कोई हल्की फुल्की कोशिश नहीं है, बल्कि एक तेज और गहरा बदलाव है। इसे 3 बहुत ही स्पष्ट कदमों में बांटा गया है। पहला कदम है नियम तय करना, और ये नियम तय करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इस कदम में हमें बहुत ईमानदारी से ये पहचानना होता है कि कौन सी तकनीक हमारे काम या व्यक्तिगत जीवन के लिए जरूरी है और कौन सी सिर्फ सुविधाजनक या मनोरंजन के लिए है। जो चीजें पूरी तरह से नहीं छोड़ी जा सकती, जैसे ऑफिस का ईमेल, नेविगेशन के लिए मैप्स या दूर रहने वाले परिवार से बात करने के लिए वीडियो कॉल, उनके लिए बहुत ही सख्त स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स या SOPs बनाने होते हैं। यानी उनको इस्तेमाल करने का एक फिक्स तरीका। हाँ, मतलब व्हाट्सएप का इस्तेमाल होगा, लेकिन सिर्फ शाम को 6 से 6:30 बजे तक कंप्यूटर पर, दिन भर फोन पर नहीं। उन नियमों का सख्ती से पालन करना ही दूसरे कदम की नींव रखता है, जो कि 30 दिन का पूरा ब्रेक लेना है। ये 30 दिन उन सभी वैकल्पिक डिजिटल गतिविधियों, सोशल मीडिया ऐप्स, गेमिंग और बेवजह की वेब सर्फिंग से पूरी तरह दूर रहने का समय है, जिन्हें हमने पहले कदम में सिर्फ सुविधाजनक माना था। लेकिन ये सुनने में ही बहुत मुश्किल लग रहा है। मुश्किल है क्योंकि इस चरण का सबसे कठिन हिस्सा वो खालीपन है जो तकनीक को अचानक हटाने के बाद पैदा होता है। शुरुआत के कुछ दिन बहुत भारी विड्रॉल वाले होते हैं। लोगों को अपने पॉकेट में फोन के वाइब्रेट होने का भ्रम होता है, जिसे फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम कहते हैं। बाप रे, दिमाग धोखा देने लगता है। हाँ, दिमाग बार बार डोपामीन की उस खुराक के लिए तड़पता है। अगर इस खालीपन को और इस समय को उच्च गुणवत्ता वाली गतिविधियों से नहीं भरा गया तो ये डीक्लटर पूरी तरह से फेल हो जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ी और व्यवहारिक चुनौती है। अगर कोई शाम को 7 बजे सोफे पर लेटकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का आदी है और अब उसके पास वो विकल्प नहीं है, तो वो बोरियत उसे वापस उसी लत की ओर ढकेलने की पूरी कोशिश करेगी। सही बात है, आदत छूटना आसान नहीं है। इसीलिए ये 30 दिन केवल तकनीक से दूर रहने के लिए नहीं है, बल्कि ये खोजने के लिए है कि हमें असल भौतिक दुनिया में क्या करना पसंद है। और फिर जब ये 30 दिन का समय पूरा होता है, जब वो लत टूट चुकी होती है, तो तीसरा कदम आता है, तकनीक को वापस लाना। लेकिन इस बार पुरानी आदतों के साथ नहीं, बल्कि एक खाली स्लेट के साथ। ये खाली स्लेट वाला नजरिया इस पूरी प्रक्रिया का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। 30 दिन बाद हम हर उस ऐप या टूल को वापस नहीं लाते जिसे हमने छोड़ा था। हर एक तकनीक को हमारे जीवन में वापस आने के लिए एक बहुत ही सख्त स्क्रीनिंग से गुजरना होता है। किस तरह की स्क्रीनिंग? हमें खुद से पूछना होता है कि क्या ये विशेष ऐप मेरे जीवन के किसी बहुत महत्वपूर्ण मूल्य में कोई बड़ा फायदा या मैसिव बेनिफिट जोड़ रहा है। अगर कोई ऐप सिर्फ थोड़ा सा मनोरंजन या मामूली सी सुविधा दे रहा है तो उसे बाहर ही रखा जाता है। तो जो लोग कहते हैं कि दोस्त से जुड़े रहने के लिए फेसबुक जरूरी है, उनके लिए सवाल ये उठता है कि क्या सच में जुड़े रहने का यही एकमात्र तरीका है? यह प्रक्रिया हमारे डिजिटल जीवन को पूरी तरह से फिल्टर कर देती है और केवल सबसे बेहतरीन टूल्स को ही अंदर आने देती है। और जब हम इन ऐप्स को इस तरह फिल्टर करते हैं तो सबसे ज्यादा गाज सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर गिरती है। यहीं पर MIT के प्रोफेसर शेरी टर्कल का काम इस चर्चा में एक बहुत ही जरूरी आयाम जोड़ता है। शेरी टर्कल की रिसर्च इस मुद्दे पर सच में बहुत गहरी है। उन्होंने अपनी रिसर्च में कॉन्वर्सेशन
यानी बातचीत और कनेक्शन यानी जुड़ाव के बीच एक बहुत ही गहरा और आंखें खोल देने वाला अंतर स्पष्ट किया है। उनके अनुसार कनेक्शन एक लो बैंडविड्थ वाला संपर्क है, जैसे किसी की तस्वीर पर लाइक दबाना, किसी की पोस्ट पर नाइस लिख देना या एक स्माइली इमोजी भेज देना। और इससे क्या होता है? ये सब हमें एक झूठा एहसास दिलाता है कि हम लोगों से जुड़े हुए हैं, हम सामाजिक रूप से सक्रिय हैं, जबकि असल में हम अकेले होते हैं। इस झूठे एहसास के पीछे की बायोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। जब हम सिर्फ टेक्स्ट या इमोजी के जरिए संवाद करते हैं तो हमारा दिमाग उस तरह से सहानुभूति और गहरा जुड़ाव पैदा नहीं कर पाता जैसा वो आमने सामने की बातचीत में करता है, क्योंकि टेक्स्ट में कोई इमोशन नहीं होता। सही कहा। कॉन्वर्सेशन या हाई बैंडविड्थ संपर्क में चेहरे के भाव, आंखों का संपर्क, आवाज का उतार चढ़ाव और बॉडी लैंग्वेज शामिल होती है। मानव मस्तिष्क के विकास के हजारों सालों में हमने इसी तरह की जटिल बातचीत को प्रोसेस करने और उससे भावनात्मक रूप से जुड़ने के लिए खुद को विकसित किया है। स्क्रीन पर चमकते हुए कुछ शब्द या पिक्सल हमारी उस गहरी सामाजिक भूख को शांत नहीं कर सकते। वो केवल जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं, भावना का नहीं। स्रोतों में स्टीफन कोलबर्ट का एक बहुत ही सटीक और विचारणीय उदाहरण है। उन्होंने इन डिजिटल इंटरैक्शंस को ऑनलाइन कनेक्शन के छोटे घूंट कहा है, लिटिल सिप्स ऑफ ऑनलाइन कनेक्शन। जैसे कोई इंसान रेगिस्तान में प्यासा हो और उसे पानी की सिर्फ एक एक बूंद मिल रही हो। ये बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है ना? ये बूंदें उसे जिंदा तो रखती हैं, पल भर के लिए अच्छा भी महसूस कराती हैं, लेकिन वो उसे कभी भी पूरी तरह से तृप्त नहीं करती, बल्कि उसे और ज्यादा प्यासा बना देती हैं। यही कारण है कि आज इंसान इतिहास में सबसे ज्यादा कनेक्टेड होने का दावा करता है, लेकिन फिर भी समाज में अकेलापन और अवसाद अपने चरम पर है। इस सतही जुड़ाव से निपटने के लिए स्रोतों में कुछ बहुत ही दिलचस्प लेकिन कड़े उपाय सुझाए गए हैं। उन उपायों में से एक है लाइक बटन का पूरी तरह से बहिष्कार करना। लाइक बटन दबाना ही बंद कर देना। ये तो बहुत लोगों को अजीब लगेगा, सुनने में थोड़ा अजीब और रूखा लग सकता है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत गहरा है। जब हम किसी दोस्त के सोशल मीडिया अपडेट पर लाइक दबाते हैं तो हमारे दिमाग को लगता है कि हमने अपना सामाजिक कर्तव्य निभा दिया है, हमने उस इंसान से संपर्क कर लिया है। तो हम सोचते हैं काम हो गया। हाँ, लेकिन अगर हम उस लाइक बटन को दबाना बंद कर दें और छोटे छोटे कमेंट्स छोड़ना बंद कर दें तो हमारे पास केवल दो विकल्प बचते हैं। या तो हम उस इंसान से असली संपर्क करें, जैसे उसे कॉल करना, उसके साथ कॉफी पीना, या फिर उस कमजोर सिर्फ नाम के रिश्ते को जाने दें। ये कदम हमें उन कमजोर कनेक्शंस को असली कॉन्वर्सेशंस में बदलने के लिए मजबूर करता है। और इसी असली कॉन्वर्सेशन को अपने जीवन में वापस लाने के लिए एक और उपाय है, टेक्सटिंग को एक साथ करना, यानी बैचिंग टेक्स्ट्स। आज की दुनिया में एक अलिखित नियम बन गया है कि हर मैसेज का जवाब 5 मिनट के अंदर दिया जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल थका देने वाला है। बिल्कुल। ये लगातार होने वाली रुक रुक कर चलने वाली हल्की फुल्की बातचीत हमें किसी भी काम में या किसी भी विचार में गहराई से उतरने ही नहीं देती। इसका समाधान ये है कि फोन को अधिकांश समय डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रखा जाए और दिन में केवल 2 या 3 बार तय समय पर सारे मैसेजेस का जवाब एक साथ दिया जाए। इसका फायदा दोनों तरफ होता है। हाँ, इससे न सिर्फ हमारी एकाग्रता सुरक्षित रहती है, बल्कि सामने वाले को भी धीरे धीरे समझ आ जाता है कि हम हर वक्त तुरंत उपलब्ध नहीं है और अगर कोई सच में जरूरी बात है तो वो सीधे कॉल कर सकते हैं। इसी उपलब्धता को एक सही दिशा देने के लिए एक और बेहतरीन सुझाव कॉन्वर्सेशन ऑफिस आवर्स तय करने का है। जैसे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर छात्रों से मिलने का एक निश्चित समय तय करते हैं, वैसे ही हम अपने दोस्तों या परिवार को बता सकते हैं कि शाम को ऑफिस से लौटते समय या रविवार की सुबह सैर करते समय हम हमेशा कॉल के लिए उपलब्ध रहेंगे। ये तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो दिन भर काम में व्यस्त रहते हैं। बिल्कुल, ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि कॉन्वर्सेशन हमारे जीवन का एक इरादतन और महत्वपूर्ण हिस्सा बने, ना कि कोई ऐसी चीज जो काम के बीच में बस एक बाधा की तरह आ जाए। लेकिन इन सब बदलावों के बाद एक बहुत बड़ा व्यवहारिक सवाल खड़ा होता है। अगर कोई इंसान सोशल मीडिया स्क्रॉल करना छोड़ दे, मैसेजिंग को दिन में सिर्फ 2 बार तक सीमित कर दे और फालतू के ऐप्स डिलीट कर दे, तो उसके पास दिन में अचानक से कई घंटे खाली बच जाएंगे। ये खाली समय शुरुआत में बहुत डरावना लग सकता है। वही खालीपन जिसकी हमने पहले बात की थी। हाँ, अगर कोई व्यक्ति शाम को थका हारा ऑफिस से आता है तो उसके लिए सोफे पर गिरकर रील्स देखना सबसे आसान काम है। उस समय किसी गहरे विचार में डूबना या कोई भारी काम करना
शरीर और दिमाग दोनों को असंभव लगता है। यही वो नाजुक मोड़ है जहां ज्यादातर लोग डिजिटल मिनिमलिज्म की अपनी कोशिश में हार मान लेते हैं। अगर उस खालीपन को उच्च गुणवत्ता वाले खाली समय या हाई क्वालिटी लेजर से नहीं भरा गया तो स्क्रीन की पुरानी आदतें वापस आने में जरा भी देर नहीं लगेगी। हाई क्वालिटी लेजर को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? ये समझना जरूरी है कि हाई क्वालिटी लेजर नेटफ्लिक्स की सीरीज को बिंज वॉच करना या वीडियो गेम खेलना नहीं है। इसमें ऐसी गतिविधियां शामिल हैं जिनमें मानसिक या शारीरिक रूप से कुछ करने की, कुछ रचने की आवश्यकता होती है। जैसे अपने हाथों से कुछ बनाना। हाँ, अजीब लग सकता है, लेकिन जब हम ऑफिस के थका देने वाले काम के बाद स्क्रीन से दूर किसी एनालॉग गतिविधि में उलझते हैं तो वो हमें और नहीं थकाती, बल्कि वो हमारे दिमाग को आराम देती है और हमारी ऊर्जा को वापस लौटाती है। स्रोतों में इसके लिए जो उदाहरण दिए गए हैं वो सच में बहुत जमीन से जुड़े हुए हैं। सबसे प्रमुख है क्राफ्ट, यानी अपने हाथों से कुछ बनाना या सुधारना। जब कोई इंसान लकड़ी का कोई सामान बनाता है, कैनवस पर पेंटिंग करता है, सिलाई करता है या अपने बगीचे में पौधे लगाता है, तो वो भौतिक दुनिया में अपनी मेहनत का सीधा परिणाम देख सकता है। वो सेटिस्फैक्शन डिजिटल दुनिया में नहीं मिल सकती। आई गई कोई चीज जो संतोष देती है वो मानव स्वभाव के लिए बेजोड़ है। इसके अलावा लंबी सैर पर जाने की बात कही गई है, लेकिन बिना किसी स्मार्टफोन, ईयरफोन या पॉडकास्ट के सिर्फ अपने ख्यालों और अपने आसपास की दुनिया के साथ चलना, ये आज के समय में एक बहुत ही शक्तिशाली ध्यान की तरह काम करता है। इस उच्च गुणवत्ता वाले खाली समय का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक जुड़ाव है। स्रोतों में बेंजामिन फ्रैंकलिन का उदाहरण दिया गया है, जिन्हें द ग्रेट जॉइनर कहा जाता था। वो लगातार अपने समुदाय में नए क्लब, समितियां और चर्चा समूह बनाते लेते थे। तो हमें भी वैसा ही कुछ करना चाहिए। हाँ, आज के समय में जब हम ऑनलाइन दुनिया के आभासी समूहों से पीछे हटते हैं तो हमें उस सामाजिक कमी को वास्तविक दुनिया के समूहों से भरना चाहिए। किसी स्थानीय खेल क्लब, किसी स्वयंसेवक संस्था या किसी बुक क्लब से जुड़ना हमें एक साझा उद्देश्य देता है। असली लोगों के साथ आमने सामने बैठकर किसी लक्ष्य के लिए काम करना वो मानवीय संपर्क देता है जो किसी भी फेसबुक ग्रुप या ऑनलाइन फोरम से कहीं ज्यादा गहरा और संतोषजनक होता है। इन सब बदलावों को जीवन भर के लिए स्थायी बनाने के लिए स्रोतों में 2 ऐसे तरीके भी बताए गए हैं जो शायद कुछ लोगों को बहुत एक्सट्रीम लग सकते हैं। पहला तरीका है अपने स्मार्टफोन से सभी सोशल मीडिया ऐप्स को पूरी तरह डिलीट कर देना। ये बड़ा कदम है पर कारगर है। ध्यान रहे, ये सोशल मीडिया को पूरी तरह से छोड़ने के लिए नहीं कह रहा है। अगर इंस्टाग्राम या एक्स का इस्तेमाल करना ही है तो केवल कंप्यूटर के वेब ब्राउजर पर लॉगिन करके किया जाए। जब हमारी जेब में पड़े फोन में वो रंग बिरंगा ऐप आइकॉन नहीं होता तो बस यूं ही बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने की आदत अपने आप टूट जाती है। इसके लिए कंप्यूटर खोलना पड़ता है, जो अपने आप में एक इरादतन कदम है। इस कदम का केवल हमारी एकाग्रता पर ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा आर्थिक प्रभाव भी है। इन बड़ी टेक कंपनियों का मुनाफे का मॉडल पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उपयोगकर्ता हर दिन कई घंटे उनके ऐप पर बिताएं और अनगिनत विज्ञापन देखते रहें। ऐप्स बने ही इसीलिए हैं कि हम उनसे चिपके रहें। एग्जैक्टली। जब कोई व्यक्ति केवल ब्राउजर के माध्यम से, और वो भी एक तय समय पर, इंटेंशनली इन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करता है तो वो सीधे तौर पर उनके इस मुनाफे के मॉडल को कमजोर कर रहा होता है। वो उनके एल्गोरिथम को चकमा दे रहा होता है। ये एक तरह से अपनी स्वायत्तता वापस छीनने का एक विद्रोही कदम है। और दूसरा एक्सट्रीम कदम तो अब दुनिया भर में एक पूरी लहर बनता जा रहा है, जिसे डम फोन मूवमेंट कहा जा रहा है। लोग जानबूझकर अपने हजारों लाखों रुपए के महंगे स्मार्टफोन्स को छोड़कर वापस उन पुराने साधारण फोन्स की तरफ लौट रहे हैं, जिनमें सिर्फ कॉल करने और बेसिक टेक्स्ट भेजने की सुविधा होती है। ये सच में एक बढ़ती हुई लहर है। जिन लोगों ने ये साहसिक बदलाव किया है, उनका अनुभव बताता है कि उनकी खोई हुई एकाग्रता पूरी तरह से वापस लौट आई है। जब जेब में हर वक्त पूरी दुनिया का इंटरनेट, न्यूज़ और मनोरंजन का साधन मौजूद नहीं होता, तो इंसान अपने आसपास मौजूद परिवार, बच्चों और दोस्तों के साथ 100% मौजूद रहता है। उसका ध्यान बीच बातचीत में यहाँ वहाँ नहीं भटकता। अगर हम इस पूरी चर्चा के सार को आज के आधुनिक संदर्भ में देखें तो डिजिटल मिनिमलिज्म का असली उद्देश्य स्क्रीन से डरकर भागना नहीं है। ये सूचनाओं के इस भारी शोर शराबे और लगातार होने वाले भटकाओं के बीच ये तय करने की क्षमता विकसित करना है कि किन चीजों को पूरी तरह से अनदेखा करना है। यही असली आजादी है। बिल्कुल। जब हम उस अनावश्यक डिजिटल अव्यवस्था को अपने जीवन से निर्दयतापूर्वक बाहर कर देते हैं, केवल तभी हमें यह स्पष्टता मिलती है कि हमारे सीमित समय और हमारी ऊर्जा का सही उपयोग कहाँ होना चाहिए।
ये स्पष्टता ही गहरे रिश्तों और एक अर्थपूर्ण जीवन की चाबी है। ये वास्तव में अपनी स्वायत्तता वापस पाने की एक शानदार प्रक्रिया है। ये स्वीकार करने के बारे में है कि हमारा ध्यान बहुत कीमती है और इसे हर किसी बीप या नोटिफिकेशन के लिए नीलाम नहीं किया जा सकता। तकनीक एक बहुत अच्छा टूल है, एक बेहतरीन औजार है, लेकिन इसे हमारा मास्टर नहीं बनना चाहिए। और इसी स्वायत्तता और आज़ादी के संदर्भ में एक बहुत ही गहरा विचार उभर कर सामने आता है, जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। वो विचार ये है, जरा सोचिए कि आज की इस आधुनिक और तेज तर्रार दुनिया में सबसे बड़ी लग्जरी किसी के पास बाजार का सबसे नया, सबसे महंगा और स्मार्ट डिवाइस होना है, या फिर आज के इस हमेशा जुड़े रहने वाले दौर में असली लग्जरी किसी के पास ये आज़ादी होना है कि वो पूरी तरह से अनरीचेबल हो सके। अनरीचेबल होना आज के जमाने में एक सपने जैसा लगता है। वही तो, अनरीचेबल हो सके और उसे इस बात की रत्ती भर भी चिंता ना हो कि ऑनलाइन दुनिया में क्या चल रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो आधुनिक सफलता और मानसिक शांति की पूरी परिभाषा को ही बदल कर रख देता है। इस विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अपने ध्यान को सुरक्षित रखना और अपनी डिजिटल दुनिया को अपने नियंत्रण में रखना एक निरंतर चलने वाला अभ्यास है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।